Hey YouTube, it's AI Enigma here. So this is our 16th session in Road to Cat RC Explained series. As usual, I will provide the PDF of the session in the comment section below, so you can try the RC yourself, then look at the solution for further understanding of the RC. So without wasting any time, let's hop right on to the RC itself. One of the commonest things to do with the savings is to lend them to some government, in view of the fact that the bulk of the public expenditure of the most civilized government consists in payment for past wars or preparation for future wars. The man who lends his money to government is in the same position as the bad man in Shakespeare who hire murderers. Author यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ से ही हमें अपना स्टांस बताता है कि एक कॉमन थिंग जो होती है कि लोग अपना पैसा जो है, अपनी सेविंग्स जो है वो गवर्नमेंट को देते हैं. गवर्नमेंट इस पैसे का इस्तेमाल करती है फॉर पेइंग ऑफ द पास्ट रेसिड्यूज़ ऑफ द डेप्ट, या फिर पास्ट वॉर्स जो रहती है उनके लिए पे करती हैं, और फ्यूचर वॉर्स को प्रिपेयर करने के लिए इस मनी का इस्तेमाल करती है. देन ऑथर सेस कि ऐसे लोग जो कि गवर्नमेंट की ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए मनी उनको लेंड करते हैं, दे आर नो डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू शेक्सपियर्स के प्ले के अंदर कुछ बैड मैन्स थे. वो बैड मैन जो हायर करते हैं मर्डर्स के अंदर, मर्डर्स को हायर करते थे. ये इन दो लोगों की पोजिशंस, द मैन हु लेंड्स हिज मनी टू गवर्नमेंट एंड द बैड मैन हु हायर्स मर्डर, आर कंपैरेटिवली द सेम. दैट्स द ऑथर्स टेक हियर. The net result of the man's economical habit is to increase the armed forces of the state to which he lends his savings. उसके कारण नेट रिजल्ट ये होता है इन सारी एक्टिविटीज़ का कि मैन की इकोनॉमिकल हैबिट्स की, ये इकोनॉमिकल हैबिट्स जो रहती हैं, यानी पैसों को बचाने की हैबिट, और जो वो ये बचे हुए पैसों को जो गवर्नमेंट को लेंड करता है, उसके कारण आर्म फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है. ऑब्वियसली इट वुड बी बेटर इफ़ यू स्पेंड द मनी इवन इफ़ यू स्पेंड इट ऑन ड्रिंकिंग और गैम्बलिंग. देन यहाँ पर ऑथर एक बहुत ही पिक्यूलर स्टांस लेता है कि इससे बेटर तो ये होता कि अगर वो पर्सन अपनी सेविंग्स गवर्नमेंट को देने के बजाय ड्रिंकिंग या फिर गैम्बलिंग कर ले. सो ऑथर इज़ एडवोकेटिंग टूवर्ड्स ड्रिंकिंग. ऑथर इज़ नॉट एडवोकेटिंग सिंपली टूवर्ड्स ड्रिंकिंग और गैम्बलिंग, बट ऑथर का एक स्टांस है कि रादर देन गिविंग मनी टू यू कैन से ऐसे कॉजेज़ के लिए, उससे बेटर है कि आप ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग कर लो. मे बी हैव फन, और हैप्पीनेस का एंगल यहाँ पर ऑथर टारगेट कर रहा है. But I shall be told the case is quite different when savings are invested in the industrial enterprises. When such enterprises succeed and produce something useful, this may be conceded. In these days, however, no one will deny that most enterprises fail. That means that a large amount of human labor, which might have been devoted to producing something that could be enjoyed, was expended on producing machines which, when produced, lay idle and did no good to anyone. अब इस पूरे स्टांस का क्या मतलब है? ऑथर ये बोलता है कि गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस के अंदर तो चलो शायद बेनिफिट नहीं हो सकता. बेनिफिट एज इन सेंस कि उनका कॉस्ट सही नहीं है, बिकॉज यू कैन बी डीम्ड एज व्हाट ऑथर्स कॉज कि उनकी कंपेरेबल पोजीशन सेम है एज इन मर्डरर्स के जैसे. तो ऑथर गोज ऑन टू से व्हाट इफ अबाउट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस. इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस के अंदर अगर इन्वेस्ट करा तो क्या होगा? ऑथर सेज कि मोस्ट अगर ऐसी इंटरप्राइजेज अगर सक्सीड हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, देन इट्स प्रीटी गुड. बट ऑथर गोज ऑन टू से कि मोस्ट इंटरप्राइजेज जो है वो फेल होती हैं. मोस्ट जितने भी इंटरप्राइजेज हैं वो डीम टू फेल, मोस्ट इंटरप्राइजेज फेल होती हैं. उसका मतलब ये है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर हो गया, या फिर यू कैन से कैपिटल हो गया, जो आप इस्तेमाल कर सकते थे या फिर प्रोड्यूस कर रख सकते थे कोई एक अच्छी चीज़ जिसके कारण सब लोग इन्जॉय करें. इफ़ यू कुड हैव यूटिलाइज दैट अमाउंट ऑफ मनी, दैट अमाउंट ऑफ लेबर रिजर्व, और यू कैन से दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल टू प्रोड्यूस समथिंग दैट कुड बी इंजॉयबल टू एवरीवन. बट आपने उस चीज़ को एक्सपेंड करा ऐसी मशीन्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो कि कुछ भी काम नहीं कर रही हैं, दे आर लेइंग आइडियल, और वो कोई भी गुडनेस प्रोवाइड नहीं कर रही है दूसरे लोगों के लिए. द मैन हु इन्वेस्ट हिज सेविंग इन अ कंसर्न दैट गोज बैंकरप्ट इज देयरफॉर इंजूरिंग अदर एज वेल एज हिमसेल्फ. देन ऑथर सेज कि एक ऐसा पर्सन जो कि अपनी इन्वेस्ट जो इन सारी चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, वो अपने आप को तो लाइक यू कैन से इंजर कर ही रहा है, साथ में दूसरे लोगों को भी इंजर कर रहा है. If he spent his money, say, in giving parties for his friends, they would get pleasure, and so would all those upon whom he spent money, such as butcher, the baker, and the bootlegger. Then author says कि rather than अगर वो अपनी मनी जो है वो स्पेंड करता प्लेजर के लिए, अपने फ्रेंड्स के ऊपर अगर वो स्पेंड करता, पार्टीज़ के ऊपर स्पेंड करता, तो उसे तो प्लेजर मिलता ही मिलता, साथ में वो जिन लोगों के ऊपर पैसा खर्च कर रहा है उसको भी प्लेजर मिलता. विच मीन्स ऑथर इज एडवोकेटिंग टूवर्ड्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन. ये ऑथर का मानना है until now. So let's look at further. But if he spends it, let us say, upon laying down rails for surface cars in some place where surface cars turn out not to be wanted,
he has diverted a mass of labor into channels where it give pleasures to no one. ऑथर फिर ये बोलता है अगर अब उसने अपने रिसोर्सेज जो है वो ऐसी जगह पे दे दिए जहाँ पर उसकी नीड नहीं है, तो इसका मतलब ये है ही हैज़ डाइवर्टेड अ मास ऑफ लेबर इनटू चैनल्स. उसने अपना मास ऑफ लेबर और यू कैन से द कैपिटल और द इन्वेस्टमेंट उसने ऐसी जगह पे डाल दिया है जहाँ पर वो किसी को भी प्लेजर नहीं देता. यहाँ पर सरफेस कार का एग्जाम्पल इस पॉइंट को इलस्ट्रेट करने के लिए एग्जाम्पल दिया है ऑथर ने. ऑथर ये बोल रहा है कि आप अपने रिसोर्सेज अगर ऐसी जगह पर डाल रहे हो जहाँ पर उसकी नीड नहीं है या फिर जहाँ पर वो वांटेड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि दिस अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम, बिकॉज वो किसी भी चीज़ को कंफर्ट नहीं प्रोवाइड करा. इट्स नॉट प्रोवाइडिंग कंफर्ट टू एनीवन, enjoyment to anyone. Nevertheless, when he becomes poor, though, failure of his investment, he will be regarded as a victim of undeserved misfortune, whereas the gay spendthrift who has spent his money philanthropically will be despised as a fool and a frivolous person. अब यहाँ पर ऑथर बताता है कि इसके बावजूद दैट पर्सन हैज़ मेड अ बैड जजमेंट. उसे उसने ये एसेस करा कि यहाँ पर ये शायद इन्वेस्टमेंट सही रहेगा, बट दैट इन्वेस्टमेंट जितना उसने सोचा था वहाँ पर उसका इन्वेस्टमेंट नहीं आया. तो व्हाट ही डिड, उसका एक बैड जजमेंट था. तो रैदर देन रिगार्डिंग हिम यू कैन से वो पुअर तो होता है थ्रू फेलियर ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट. उसने बैड जजमेंट करा, उसके कारण उसकी इन्वेस्टमेंट फेलियर हुआ, उसके कारण वो पुअर बन गया. पर सोसाइटी जो है उसको रिगार्ड करेगी एज अ विक्टिम ऑफ अनडिजर्व्ड मिसफॉर्चून. सोसाइटी के अकॉर्डिंगली वो क्या है, ही इज़ जस्ट अ विक्टिम ऑफ अनडिजर्व्ड मिसफॉर्चून. उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बैड जजमेंट के ऊपर ना आकर किसके ऊपर आ जाएगी, बैड लक के ऊपर. लुक एट दिस इज मैनर. जैसे कि एक पर्सन ए है, उसने कुछ इन्वेस्टमेंट करा और वो इन्वेस्टमेंट फेल हो गया. So what is the cause of the failure? Author says becomes poor through failure of his investment. Because of the failure जो है वो investment के कारण है. You can say poor judgment. Poor judgment is the cause जिसके कारण उसका failure जो है वो हुआ. Society जो है वो क्या करती है? Society says कि it is not due to the poor judgment itself. Society बोलती है it's due to all bad luck. सोसाइटी उसको बोल देती है कि ही बिकम्स पुअर थ्रू फेलियर टू हिज इन्वेस्टमेंट, ही विल बी रिगार्डेड एज अ विक्टिम ऑफ अनडिजर्व्ड मिसफॉर्चून, कि उसका मिसफॉर्चून है वो अनडिजर्व्ड है. इट इज़ ऑल ड्यू टू बैड लक. सो व्हाट इज हैपनिंग, द शिफ्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर्सन की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पुअर जजमेंट से हटकर कहाँ पर आ रही है, बैड लक. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बैड लक के ऊपर दे रहे हैं. और ऑथर के हिसाब से दिस इज़ रॉन्ग. ये जो आयरनी है सोसाइटी की कि एक ऐसा पर्सन जो कि अपने इन्वेस्टमेंट फेलियर के कारण, ऑथर ने कहा था ना पहले के अंदर कि द पर्सन दैट गोज बैंकरप्ट इज देयरफॉर इंजरिंग अदर्स एज वेल एज हिमसेल्फ. ये पर्सन ज़्यादा हार्म कॉज कर रहा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ए स्पेंडथ्रिफ्ट पर्सन जो कि फिलान्थ्रोफिकली लोगों की हेल्प कर रहा है, पैसे बांट रहा है. ऑथर के हिसाब से ये पर्सन जो है वो हार्मफुल नहीं है. दिस पर्सन इज कॉजिंग मोर हार्म देन दिस. बट सोसाइटी के अकॉर्डिंगली ऐसा नहीं है. सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी ऐसा पर्सन जो अपनी इन्वेस्टमेंट फेलियर ऑफ इन्वेस्टमेंट के कारण फेल होता है, पुअर जजमेंट के कारण फेल होता है, सोसाइटी उसको बोलती है कि ही इज़ अ विक्टिम ऑफ अनडिजर्व्ड मिसफॉर्चून. जबकि एक फिलान्थ्रोफिकल पर्सन जो रहता है उसको सोसाइटी डिस्पाइज करती है एज अ फूल एंड फ्रिवलेस पर्सन. दैट इज़ द की आयरनी दैट इज बीइंग मेंशन्ड इन दिस पैराग्राफ इटसेल्फ. यहाँ पर एक सरकाजम है डेफिनेटली विच इज़ ऑथर इन शोन, एंड ऑथर इज़ नॉट एडवोकेटिंग टुवर्ड्स दिस. ऑथर का मानना है कि ये चीज़ गलत है. All this is only preliminary. I want to say in all seriousness that a great deal of harm is being done in the modern world by belief in the virtuousness of work, and the road to happiness and prosperity lies in an organized diminution of work. Author ये बोलता है कि आज की मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, in all seriousness I want to convey this, कि एक बहुत ग्रेट डील ऑफ हार्म ये सोसाइटी कॉज कर रही है बाय बिलीविंग इन द वर्चुअसनेस ऑफ द वर्क. अगर तुम अपना सारा बिलीव जो है वर्चुअसनेस की, काम ही सब कुछ है, काम इज़ बेसिकली प्रिटी गुड, यू नो, लाइक आप उसको वर्क को अगर नोबल बना रहे हो तो ये गलत है. ऑथर के हिसाब से जो रोड टू हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी जो है ना, वो ऑर्गेनाइज डिमिनिशन ऑफ द वर्क के अंदर लाई करती है कि आप कैसे वर्क को कम कर सकते हो. किसी पर्सन के लिए वर्क कम करना, यू कैन से द अमाउंट ऑफ वर्कलोड दैट ही इज हैविंग, द ऑर्गेनाइज डिमिनिशन ऑफ द वर्क इज द रोड टू हैप्पीनेस अकॉर्डिंगली टू द ऑथर हिमसेल्फ. लेट्स रीड फर्दर कि ऑथर का टेक कैसे चेंज होता है. Modern technique has made it possible to diminish enormously the amount of labor required to secure the necessaries of life for everyone. Author ये बोलता है कि modern techniques ने ये हमें possible करा है, like it has made possible कि जो amount of necessary requirements है, जैसे कि food हो गया, clothes हो गया, shelter हो गया, modern techniques की need से हम ये सारी चीज़ें produce कर सकते हैं सभी लोगों के लिए with minimum amount of labor required. हमें बहुत कम लोग require रहते हैं इन सब चीज़ों को produce करने के लिए. This was made obvious during the war
At the time, all the men in the armed forces and all the men and women engaged in the production of munitions, that is weaponry, all the men and women engaged in spying, war propaganda, or government offices connected with war were withdrawn from productive occupations. ऑथर यहाँ पर बोल रहा है कि इसी चीज़ को बताने के लिए ऑथर यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता है कि जब वॉर हो रही थी तब बहुत सारे जो मैन एंड वुमेन जो थे उनको प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन से हटाकर उन्हें यू कैन से इन एम्यूनिशंस बनाने के लिए लगा दिया गया था. In spite of this, the general level of well-being among unskilled wage earners on the side of the allies was higher than before or since. But although एक large amount of population जो कि पहले productive necessities बना रही थी उसमें से एक large amount of population को हटाकर एमिनेशन बनाने लगा दिया, तो जो लोग बचे थे वो सारी लोगों की पॉपुलेशन के लिए जो लाइक नेसेसिटीज़ थी उसको प्रोड्यूस कर पा रहे थे. तो ऐसा क्यों? The significance of this fact was concealed by finance. Borrowing made it appear as if the future was nourishing the present. But that, of course, would have been impossible. A man cannot eat a loaf of bread that does not yet exist. Author फिर ये चीज़ बोल रहा है कि इस फैक्ट को कि एक छोटी अमाउंट ऑफ यू कैन से पॉपुलेशन या फिर छोटे अमाउंट ऑफ प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो सारी नेसेसिटीज़ बना रही है, इसको कंसील करने के लिए किसकी हेल्प ली? फाइनेंस की हेल्प ली कि हमने पैसा बोरो करा है उसके कारण हम ये चीज़ कर सकते हैं. बट ऑथर देन गोज ऑन टू से कि बिकॉज ऑफ पैसे के कारण ही ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं है. जस्ट बिकॉज यू हैव मनी डजंट मीन्स कि इतनी सारी ब्रेड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है सब लोगों के लिए. तो क्या रीज़न है ऐसा? The war showed conclusively that by the scientific organization of production, it is possible to keep modern population in fair comfort on a small part of the working capacity of the modern world. तो this is the conclusion that the author has arrived at कि जो like answer है ना कि क्यों एक छोटी अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स जो है वो सारे लोगों के लिए प्रोवाइड कर पा रही है. इट इज़ ड्यू टू दी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज वी हैव यूटिलाइज दी टेक्नोलॉजी. हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा है, उसके कारण ऐसा सब कुछ हो रहा है. उसी के कारण ये पॉसिबल है कि हम मॉडर्न पॉपुलेशन को फेयर कंफर्ट में रख सकते हैं ऑल्दो एक स्मॉल वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल ही वर्क कर रहे हैं. सो इट इज़ ड्यू टू टेक्नोलॉजी इटसेल्फ, इट इज़ ड्यू टू द साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन दैट वी आर एबल टू प्रोवाइड फॉर एवरी person, or you can say majority of the people, using only a small fraction of the workforce itself. If at the end of the war, the scientific organization which had been created in order to liberate men for fighting and munition work had been preserved and the hour of the week had been cut down to 4, all would have been well. ऑथर बोल रहा है कि जो आपने साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो आपने बताई थी इन ऑर्डर टू लिबरेट मैन फॉर फाइटिंग एंड एमिनेशन वर्क, क्योंकि पहले तो लेट्स से बहुत सारे लोग जो है वो यही प्रोडक्टिव काम कर रहे थे, अब वो लोग प्रोडक्टिव काम कर नहीं पाए बिकॉज उनको तो भाई वेपनरी बनाने के लिए भेज दिया. तो जो बचे हुए मैन थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ रहा था, तो आपने साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन कर दिया. उसके कारण वो लोग जो है वो सभी लोगों का भार मतलब यू कैन से नॉट वेट बट वो सभी लोगों के लिए प्रोवाइड कर पा रहे थे फॉर ऑल द नेसेसिटीज जो उनको चाहिए थी. तो अगर ऐसा होता तो जब वॉर ख़त्म हुई तो ऑथर का मानना था कि इसी चीज़ को प्रिजर्व करना था. अगर आपको पता है कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन ही सभी लोगों का जो नेसेसिटीज़ है उसको हैंडल कर पा रही थी, सो व्हाट यू वुड हैव डन कि आपने रादर देन उन एम्प्लॉयज़ को 12 घंटे काम करने से अच्छा बेटर ऑप्शन था कि आप हर एक एम्प्लॉयज़ को और जो ऐसे आर्म फोर्सेस के भी जो लोग थे उनको 4-4 घंटे काम करवाते, तो लेस अमाउंट ऑफ टाइम वो पे करते, उसके कारण हैप्पीनेस होती, प्रॉस्पेरिटी होती. ये ऑथर का मानना था कि ऐसा होता तो अच्छा होता. Instead of that, the old chaos was restored. Those whose work was demanded were made to work for long hours and the rest were left to starve as unemployed. ऑथर फिर ये बोलता है कि मानना तो ये था कि ऐसा होना चाहिए था, बट रियलिटी में हुआ क्या, आपने ओल्ड कियोस्क को रिस्टोर कर दिया. जो लोग ओवरवर्क कर रहे थे, जो पहले ही इतना प्रोड्यूस कर रहे थे, आज उनको बेसिकली और ज़्यादा वर्क करने के लिए फोर्स कर दिया गया. और जो लोग जो बेसिकली अनएम्प्लॉयड थे उनको बेसिकली मतलब भूखा रहने के लिए छोड़ दिया. Why? Because work is a duty and a man should not receive wages in proportion to what he has produced but in proportion to his virtue as exemplified by the industry. ये ऐसा क्यों था? क्योंकि ऑथर बोलता है कि वर्क जो है, काम जो है वो एक ड्यूटी की तरह है और एक पर्सन या फिर एक इंसान को वेजेस रिसीव करनी चाहिए. ऑथर के हिसाब से एक पर्सन को वेजेस रिसीव करनी चाहिए क्या वो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, नॉट इन प्रपोर्शन टू इज वर्च्यू एज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द इंडस्ट्री. ना कि इंडस्ट्री किस चीज़ को वैल्यू करती है उस चीज़ के बेसिस के ऊपर उसको काम नहीं करना चाहिए. इसका मीनिंग अगर समझ में नहीं आया है, सो यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस एग्जाम्पल. लेट्स से देयर आर 2 फार्मर्स, फार्मर ए एंड फार्मर बी. फार्मर ए जो है वो 14 घंटे काम करता है एंड ही प्रोड्यूस लेट्स से 2 बॉक्सेस ऑफ गुड्स. फार्मर बी वर्क्स ओनली 4 आवर अ डे बट ही प्रोड्यूसेस 4 बॉक्सेस ऑफ गुड्स. अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी विच लाइक यू कैन से ऑथर जिस इंडस्ट्री को क्रिटिक कर रहा है वो इंडस्ट्री बोलेगी कि ए जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है
A is a good person because he is hard working a lot. वो 14 घंटे काम कर रहा है. दिस इज़ द इंडस्ट्री किसको वर्च्यू दे रही है? इंडस्ट्री वर्च्यू दे रही है वर्क इटसेल्फ को. तुम कितना हार्ड वर्किंग हो, तुम कितना कुछ काम कर रहे हो, उसको वर्च्यू दे रही है. नॉट टू द अमाउंट ऑफ गुड्स ही प्रोड्यूस. कितनी वो वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है उससे मैटर नहीं है. तो सोसाइटी के अकॉर्डिंगली दिस इज़ अ हार्ड वर्किंग पर्सन एंड दिस इज़ अ गुड पर्सन. दिस इज़ अ लेजी पर्सन बिकॉज ये 4 घंटे ही काम कर रहा है. ऑल्दो उसने गुड ज़्यादा प्रोड्यूस करे हैं, बट दिस इज़ नॉट द मेन कंसर्न ऑफ द इंडस्ट्री इटसेल्फ. इंडस्ट्री के लिए मेन वर्च्यू क्या है? वर्क. Work itself is a main virtue, not the amount of goods that he has produced. Let's read the last line again and maybe you will understand this. Why? Because work is a duty and man should not receive wages in proportion to what he has produced. कितना उसने प्रोड्यूस करा है उसके हिसाब से उसको वेज नहीं मिलेगी, बट इन proportion to his virtue as exemplified by the industry. बट उसको वेज मिलेगी ड्यू टू वॉट इंडस्ट्री वैल्यूज. इंडस्ट्री वैल्यू करती है वर्क इटसेल्फ को. इंडस्ट्री के हिसाब से वर्क की मेन चीज़ है, वर्च्यू ही वर्क है. हार्ड वर्क की बेसिकली क्या कह सकते हैं, वर्च्यू है. ऑथर के हिसाब से ऐसा नहीं है. लाइक व्हाट शुड बी वैल्यूड इज द अमाउंट ऑफ यू कैन से वैल्यू ही इज ब्रिंगिंग, और कितना वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है ये वैल्यू होना चाहिए. ये ऑथर के हिसाब से वैल्यू होना चाहिए रादर देन द एक्ट ऑफ वर्क itself. तो ये you can say this was the passage itself. I hope you understand this. Let's move on to the questions. Why does the author use the phrase victim of undeserved misfortune when he describes someone whose investment has failed? तो author क्यों यूज़ कर रहा है ये phrase victim of undeserved misfortune जब वो डिस्क्राइब कर रहा है एक ऐसे पर्सन को जिसका इन्वेस्टमेंट फेल्ड हो गया? वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस कि अगर एक पर्सन जिसका इन्वेस्टमेंट फेल हो रहा है उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंदर लाई करती है? बिकॉज ही हैज़ डन पुअर जजमेंट. बट जो लोग रहते हैं, जो वहाँ पर जो सोसाइटी रहती है और इन जनरल जो वहाँ पर रेगुलर पीपल रहते हैं, वो बोलते हैं कि इट इज़ नॉट ड्यू टू द पुअर जजमेंट बट इट इज़ ऑल ड्यू टू द बैड लक. तो उसके कारण क्या होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन के ऊपर होनी थी ड्यू टू इट्स पुअर जजमेंट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पुअर जजमेंट से शिफ्ट होकर कहाँ पर चली जाती है? ऑल गोज टू बैड लक, कि बस बैड लक के कारण हुआ है. सो ऑथर इज यूज द फ्रेज ऑफ विक्टिम ऑफ अनडिजर्व मिसफॉर्चून इन ऑर्डर टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम पुअर जजमेंट टू यू कैन से फ्रॉम द पर्सन हिमसेल्फ टू जस्ट लक. ये हमारे पास मेन यूज़ है उसका. सो लेट्स लुक एट द 4 ऑप्शंस. टू हाईलाइट द मिजरी दैट सच अ पर्सन वुड देयर आफ्टर अंडरगो. उसकी मिजरी को अंडरफाई कि वो आगे कितनी उसको बुरी कंडीशन झेलनी पड़ेगी, इसके लिए ऑथर कम से कम अनडिजर्व्ड का यूज़ नहीं करता. अगर ये ऑप्शन होता तो विक्टिम ऑफ अनडिजर्व्ड मिसफॉर्चून के लिए ये ऑप्शन तो गलत है. टू कन्वे अ सेंस ऑफ एब्सोल्यूशन फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिल्ट. एग्जैक्टली, एब्सोल्यूशन का मतलब होता है फ्री करना, रिलीज करना. ऑथर ने इसका सेंस इसलिए इस्तेमाल करा है ताकि वो फ्री हो सके रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिल्ट से. ऑथर यहाँ पर एक आयरनी बता रहा है कि सोसाइटी जो है वो वैल्यू करती है एक ऐसे पर्सन को जिसने अपने इन्वेस्टमेंट से फेलियर कॉज करा है, और सोसाइटी जो है वो उस पर्सन को ब्लेम करती है जो फिलांथ्रोफी का काम कर रहा है. दे आर शिफ्टिंग द ब्लेम अवे फ्रॉम हिट्स पुअर जजमेंट टू बैड लक, जो कि गलत है. और इसी चीज़ को कन्वे करने के लिए ऑथर ने इस चीज़ का एग्जाम्पल दिया है, विक्टिम ऑफ अनडिजर्व्ड मिसफॉर्चून. सो बी इज करेक्ट ऑप्शन. Let's look at C and D quickly as well. To imply a sense of victimization at the hands of the people, this is wrong. To imply a sense of victimization तक सही था, at the hands of the people is wrong. इसका मतलब पता है क्या होता है कि इसका मतलब ये है, लेट्स से एक पर्सन ए है, उसने यू कैन से कोई अपनी एक इंडस्ट्री लगाई एंड दैट पर्सन एंड वो इंडस्ट्री जो है वो फेल कर रही है. क्यों? क्योंकि कोई दूसरे पीपल्स ने कुछ मेलिशियस इंटेंट रखा और उसके कारण उसकी इंडस्ट्री फेल हो गई. सो दिस वैल्यू टू इम्प्लाई सेंस ऑफ विक्टिमाइजेशन, वो अभी भी यहाँ पर भी विक्टिमाइज कर रहा है वो ऑथर यहाँ पर भी उस इंडस्ट्री वाले पर्सन से विक्टिमाइज कर रहा है, बट एट दी हैंड्स ऑफ द पीपल. हैंड्स ऑफ द पीपल मतलब ये इसके कारण एट दी हैंड्स ऑफ द पीपल से ये सेंस कंप्लाई हो रहा है कि किसी दूसरे लोगों ने मेलिशियसली उसके बिजनेस को फेल करने की कोशिश करी है. सो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज इनहेरेंटली रॉन्ग. सो बी, सी इज़ डेफिनेटली नॉट द आंसर टू दिस क्वेश्चन. सी यहाँ पर आंसर नहीं है, बी इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. D. To glorify such a person as having become a martyr because of the state. ऐसा भी नहीं है, लाइक ये तो ब्लेटेंट रॉन्ग है क्योंकि देयर इज़ नो ग्लोरिफिकेशन ऑफ दैट पर्सन एज बिकम मार्टर कि वो मार्टर बन गया, शहीद बन गया फॉर द स्टेट. ये तो बिल्कुल डेफिनेटली डजंट मेक एनी सेंस एज वेल. सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. आई विल फर्दर क्लैरिफाई द सी ऑप्शन क्योंकि अभी भी ऐसा लग सकता है कि कुछ लोगों को सी ऑप्शन में गलती है. यहाँ पर ना एक सेंस ऑफ विक्टिमाइजेशन सी में भी है और सेंस ऑफ विक्टिमाइजेशन बी में भी है. बी में भी यू कैन से लोग जो है वो सिंपथाइज़ कर रहे हैं उस पर्सन के साथ में, और सी में भी लोग जो है वो सिंपथाइज़ कर रहे हैं उस पर्सन के साथ में. द डिफरेंस इज़ दैट बी वाला पॉइंट एक्यूरेटली मेंशन करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस पर्सन की बैड जजमेंट से हटकर कहाँ पर चली जाती है. यू कैन से द रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज आउट टू बैड लक इटसेल्फ. सी में बोलता है कि
अभी भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठ रही है। सी में भी उसमें बोल रहा है कि फेलियर जो है वो उठ के कहाँ पर जा रहा है, पर ये दूसरे पीपल के हाथों में जा रहा है। दैट इज़ मेन रॉन्ग। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मेन जो चीज़ है, इफ़ यू गो ऑन टू द सेंटेंस इटसेल्फ, इट सेज ही बिकम्स पुअर थ्रू फेलियर ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। वो फेलियर ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट से उसका फेलियर जो है वो उसके इन्वेस्टमेंट के कारण है। उसके इन्वेस्टमेंट से उसका फेलियर शिफ्ट हुआ है टू बैड लक इटसेल्फ, ये ऑथर का मानना है। सो द फ्लो शुड बी फेलियर ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बैड लक, ऐसा होना चाहिए, ना कि फेलियर ऑफ इन्वेस्टमेंट टू अदर पीपल। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अदर्स पीपल कि उसका इन्वेस्टमेंट फेल हुआ है। सो दैट इज़ रॉन्ग, और वही चीज़ यहाँ पर ये हैंड्स ऑफ द पीपल कन्वे कर रहा है। दैट्स वाई सी इज़ रॉन्ग एंड बी इज़ राइट। आई होप इट्स क्लियर नाउ। Question number second. What was the reason behind the general well-being among wage earners on the side of the allies? तो क्या रीज़न था जनरल वेलबींग का among wage earners on the side of the allies? हमको पता है ड्यू टू द साइंटिफिक इन्वॉल्वमेंट, और यू कैन से साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन, उनका यू कैन से वेलबींग इसलिए बढ़ा था बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। सो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। द प्रेजेंट नरिश बाय द फ्यूचर, ये गलत है। यहाँ पर बस एक लाइन जो ऑथर ने मेंशन करी थी उसी को पुट कर दिया, सो दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग। द लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु वर इंगेज इन वॉर प्रोपेगेंडा, इट्स नॉट बिकॉज कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो वॉर प्रोपेगेंडा के अंदर इंगेज हो गए थे, उसके कारण उनकी वेलबींग जो है वो इंप्रूव हो गई थी। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट। द स्मॉल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज इन प्रोडक्टिव लेबर, अब ये ऑप्शन क्यों गलत है? ऑल्दो दिस ऑप्शन मेंशंस कि एक स्मॉल पॉपुलेशन जो है वो प्रोडक्टिव लेबर के अंदर इन्वेस्टमेंट थी, इट इज़ नॉट द रीज़न कि उनकी लाइफ जो है बेटर हो गई थी। ऑल्दो स्मॉल पॉपुलेशन जो है वो एक पार्ट प्ले करती है कि लार्ज पॉपुलेशन, लेट्स से 100 फैक्ट्रीज थी, अब उसमें केवल 90 फैक्ट्रीज जो है एमिशन के लिए वर्क करने लग गई, ओनली 10 फैक्ट्रीज जो हैं वो वर्क कर रही है प्रोडक्टिव लेबर के अंदर। बट ये 10 फैक्ट्रीज उस चीज़ों को प्रोड्यूस इसलिए कर पाई थी बिकॉज देर वॉज अ साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो इट इज़ नॉट ड्यू टू कि बस कम लोग काम कर रहे थे, कम लोग के काम करने के कारण ये सब चीज़ नहीं हुई, बिकॉज साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन था ऑन पार्ट ऑफ द एलाइज के ऊपर। एलाइज जो है वो साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज थे, व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन साइड वो टेक्नोलॉजी का हेल्प ले रहे थे। दैट्स वाई दे वर एबल टू प्रोड्यूस ऑल द नेसेसिटीज़ फॉर ऑल द पीपल इटसेल्फ। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी इज मोर राइट देन सी इटसेल्फ, तो हेंस डी इज द आंसर। लेट्स लुक एट द थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द अबाउ पैसेज? तो इन पैसेज का सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है जो स्ट्रक्चर बताता है? सो लेट्स लुक एट ए बी सी एंड डी एंड वी विल गॉच। एन एग्जिस्टिंग सोशल ट्रेंड इज डिस्क्राइब विद अ हिंट ऑफ आयरनी। प्रॉब्लम इज दिस ना, अगर यहाँ पर ये ट्रेंड की जगह कोई और वर्ड होता तो ये शायद सही हो जाता। प्रॉब्लम इज दिस, ट्रेंड इज़ समथिंग जो कि शॉर्ट लिव्ड होता है और वो एक सीरियस फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं करा जाता है। ट्रेंड इज समथिंग लाइक अ शॉर्ट लिव फिनोमिना। जैसे कि अगर फैशन का ट्रेंड होता है तो फैशन का ट्रेंड आता है और जल्दी से ही फेड अवे हो जाता है। दिस इज़ अ फैड, दिस इज़ अ ट्रेंड। तो ट्रेंड जो होता है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। दिस इज़ नॉट अ, क्या ये ट्रेंड है, सोशल ट्रेंड है कि एक फ्लॉ है, सिस्टम के अंदर फ्लॉ है, तो इट इज़ अ फ्लॉ इन द सिस्टम इटसेल्फ। दिस इज़ नॉट अ सोशल ट्रेंड, सो हेंस ए इज़ नॉट द ऑप्शन। अ सोसाइटल डिफेक्ट इज एक्सपेडिएटेड अपॉन विद फोकस ऑन ह्यूमन एवरेज। यार पहली बात तो ये ना, अ सोसाइटल डिफेक्ट, क्या सोसाइटी के अंदर दिक्कत है कि सिस्टम के अंदर फ्लॉ है? तो सिस्टम के अंदर फ्लॉ है, तो ये तो यहाँ से भी गलत है। और एक्सपेडिएटेड मतलब डिस्क्राइब्ड या फिर कहना या फिर बोलना विद द फोकस ऑन ह्यूमन एवरेज। ह्यूमन की ग्रीड, ह्यूमन की ग्रीड तो कहीं से कहीं तक मेंशन ही नहीं की गई है। इट इज़ नॉट अबाउट ग्रीड, ग्रीड के लिए तो हमने बेसिकली रेफरेंस दिया ही नहीं है, तो बी इज़ ऑल्सो रॉन्ग। एवरेज को देख के उसको अपन एलिमिनेट कर सकते थे। A central error is highlighted and an effort is made towards its resolution. Problem is this, resolution कहाँ दिया है, कहाँ पर हमने solution दिया है इस problem का? ऑथर ने किसी भी पॉइंट के ऊपर सोल्यूशन नहीं दिया है कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जो भी साइंटिफिक या फिर सिस्टमिक एरर जो है, इसका क्या सोल्यूशन है, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट। ऑथर इज़ नॉट एडवोकेटेड फॉर एनी सोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन के कारण तो ये चीज़ गलत हो ही गई, तो हैंस डी इज़ द ऑप्शन। डी को देखते हैं। अ सिस्टमिक फ्लॉ इज पॉइंटेड आउट विद एन एग्जाम्पल एंड इट्स प्रिविलेंस इज रेडिकल। अब सम माइट बेस है कि रेडिकल कहाँ पे कर रहा है, रेडिकल कहाँ पर आ रहा है। सो रेडिकल जो है वो दो जगह के ऊपर है। यहाँ पर ऑथर सरकाजम का इस्तेमाल कर रहा है, तो यहाँ पर एक रेडिकल, एक सेंस ऑफ रेडिकलिंग है। और लास्ट लाइन को पढ़ो, वाई बिकॉज वर्क इज देयर ड्यूटी एंड अ मैन शुड नॉट रिसीव वेजेस इन प्रपोर्शन टू वॉट ही हैज प्रोड्यूस्ड दैट बट इन प्रपोर्शन टू इज वर्च्यू एज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द इंडस्ट्री इटसेल्फ। तो यहाँ पर भी एक सेंस ऑफ रेडिकलिंग आ रही है। सो दैट्स वाई रेडिकलिंग इज प्रॉब्ली द बेस्ट ऑप्शन that it can have. D option is like considered the best among A, B and C. Let's look at the fourth question and the last question itself. What best describes the tone of the author in last part of the passage?
लास्ट पार्ट ऑफ द पैसेज के अंदर ऑथर की क्या टोन है. सिनिसिज्म मास्क्ड बाय कॉमेडी. यार ऑथर की सिनिकल टोन नहीं है. सिनिकल वो पर्सन होता है जो अच्छाई के कर्म में भी बुराई निकाले. ऑथर बिल्कुल एक्सट्रीमली नेगेटिव नहीं है. स्पेसिफिकली एक एक्ट ऑफ गुडनेस के अंदर ऑथर नेगेटिव नहीं है. तो ये तो भाई सिनिकल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव हो जाएगा, जो ऑथर के जो इंटेंशन है उसको पूरी तरह से डिस्टोर्ट कर देगा. सो ए इज़ नॉट द आंसर. इनडिफरेंस पेपर्ड विद ह्यूमर. इनडिफरेंस का मतलब पता है क्या होता है? उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा. अगर ऑथर को फ़र्क नहीं पड़ रहा होता ना, तो ऑथर ये सब चीज़ों को बताता ही नहीं. इनडिफरेंस मतलब योर ऑथर इज़ नॉट, ऑथर डज नॉट केयर अबाउट एनीथिंग. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ऑथर केयर्स अबाउट दिस थिंग. सो इनडिफरेंस भी गलत है. एजिटेशन ऑफसेट बाय प्रैक्टिकलिटी. नाउ whoever who has marked this option, you can say agitation offset by practicality, doesn't probably know the meaning of offset by. That is the only reason he would have marked this option. Offset by का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पर if I have a phrase which is called as A is offsetted by B और A offsets B, something like this कि A offsets B. अगर ये वाला मैंने ऐसा कुछ लिख के रखा है, इसका मतलब पता है क्या होता है? ए के जो भी इफेक्ट है ना, या फिर ए का जो भी यू कैन से जो भी इफेक्ट्स ए प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर ए के जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है, दे आर ऑफसेट्स, दैट इज़ बैलेंस्ड या फिर न्यूट्रलाइज्ड या फिर रिड्यूस्ड बाय बी. ए के जो भी इफ़ेक्ट्स हैं, ए के जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर रहा है, बैलेंस कर रहा है बी. तो अब इस सेंटेंस को पढ़ना. एजिटेशन ऑफसेट बाय प्रैक्टिकलिटी. जो भी एजिटेशन है वो न्यूट्रलाइज हो रही है प्रैक्टिकलिटी से. क्या ये सेंटेंस सेंस बन रहा है? तुमको कहीं से ऐसा लग रहा है कि ऑथर की एजिटेशन जो है प्रैक्टिकलिटी ऑफ दिस अप्रोच से, यू कैन से प्रैक्टिकलिटी ऑफ वॉट एवर, वॉट इज दिस प्रैक्टिकलिटी, वी आर नॉट दैट श्योर इट सेल्फ, बट प्रैक्टिकलिटी से ऑथर का जो है एजिटेशन जो है वो ऑफसेट हो रहा है. प्रॉब्ली नॉट राइट, इजंट इट? ये चीज़ सही नहीं है. हैंस सी इज ऑल्सो नॉट द आंसर टू दिस क्वेश्चन. Let's look at D. Indignation commingled with irony. And this is probably the most correct option that we could hope for. Indignation is anger. Wait a minute. Anger or annoyance. Add something. So author is definitely annoyed with what is occurring on, isn't it? यहाँ पर इंडिग्नेशन है ऑथर का विथ कॉमिंगल्ड. कॉमिंगल्ड यानी कंबाइंड और मिक्स्ड विथ आयरनी. ऑथर जो जिस तरह से चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं उसके ऊपर डेफिनेटली एंगर्ड है, और ऑथर जो है इस चीज़ को कंबाइन कर रहा है विद आयरनिकल स्टेटमेंट्स. जैसे कि सरकाज़म जो उसने यूज़ करा. सरकाज़म इज़ ऑल्सो अ वर्ड, यू कैन से आयरनी का एक जो मीनिंग होता है दैट इज़ ऑल्सो सरकाज़म, दैट इज़ क्वाइट नॉट सो यूज. सो यू कैन कीप दैट इन माइंड इटसेल्फ. सो दैट्स वाई यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर उसने सरकाज़म यूज़ करा, ऑथर हैज ऑल्सो यूज सरकाज़म इन द लास्ट पैराग्राफ इटसेल्फ. सो दैट्स वाई द आंसर टू द फोर्थ क्वेश्चन becomes the D option itself. I hope you like this session, and in the future session as well we will be handling on much more RC, so stay tuned for it and keep preparing.